हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कार्बन एंड इस कंपाउंड के अगले वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो लेक्चर्स किया है, इंट्रोडक्शन हो, चाहे नोमेनक्लेचर हो, चाहे आइसोमेरिज्म हो, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज बारी है कार्बन और उसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो श्योर शॉट है कि इस टॉपिक को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके आने ही आने वाले हैं। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जैसे स्टीरिफिकेशन हुआ या कार्बन का और भी रिलेटेड टर्म वगैरह, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टर्म वगैरह सब जो वो पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। और इतना श्योरिटी है मेरा कि अगर लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो लेसन होने वाला है, अगर इसको पूरा आप अच्छे से देख लेते हैं, अगर कॉपी पेन खोल करके आप बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन करते जाइए और पूरा वीडियो अगर लगभग 1 घंटे का वीडियो आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, एक चीज़ आपको रिवाइज करा दें। आपको याद है अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ा है। पहला तो केमिकल रिएक्शन था, दूसरा चैप्टर क्या था तो एसिड बेस, तीसरा मेटल नॉन मेटल, चौथा ये पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो उसमें तो रिएक्शन क्या होता है वहाँ से तो इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद का चैप्टर का अगर बात करें हम लोग, चाहे वो एसिड बेस हो चाहे मेटल नॉन मेटल हो, इन चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा था कि एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी या बेस का केमिकल प्रॉपर्टी या मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग पढ़ते थे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एसिड किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा। बेस का केमिकल प्रॉपर्टी यानी बेस सम सर्टेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। उस तरह से मेटल सम सर्टेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब वो सब्सटेंस किसी चीज के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड बात हो। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो आइए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें से बहुत सारा टर्म आपने चैप्टर 1 में पहले से ही पढ़ रखा है। क्या क्या टर्म पढ़ रखा है, तो आपको याद होगा चैप्टर 1 में हम लोगों ने कंबस्चन के बारे में पढ़ा था। कंबस्चन यानी ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ में कंबस्चन, रेंसिडिटी, कोरोजन था। तो उस कंबस्चन का एक बार ओवरव्यू यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन, याद करिए आप, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है। एडिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन या एडिशन या सिंथेसिस बोलते थे। तो एडिशन रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन वर्ड तो नहीं पढ़े थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूर पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से ही मिलता जुलता ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अलावा जब हम लोग ये सारे रिएक्शन पढ़ लेंगे तो इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड्स पर करेंगे। ऐसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, आप जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके कई सारे मेंबर्स हैं। तो सारे मेंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बस एक एक मेंबर। जैसे अल्कोहल का एक मेंबर इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर इथेनोइक एसिड, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि कंबस्चन क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा कंबस्चन ही था। अब कंबस्चन बोलते किसको है, तो कंबस्चन को हिंदी में बोला जाता है दहन। कंबस्चन जो है दहन कहलाता है, जलना, कंबस्चन यही है। अब कंबस्चन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो कंबस्चन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में बर्न होए और एज ए रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करे। और एनर्जी भी किस फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में, समटाइम्स लाइट एंड साउंड ऑल्सो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्चन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन जो भी बोले, एंड गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। एंड इट प्रोड्यूसेस समटाइम्स लाइट एंड साउंड ऑल्सो, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर बोले तो ऑक्सीजन,
एंड गिव्स एनर्जी किस फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में, और समटाइम्स लाइट भी, साउंड भी, तो उसको हम लोग कंबस्शन बोलते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो कंबस्शन का लाइट, साउंड ये सब क्या प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से कंबस्शन का टाइप देखिएगा तो हम लोग दो तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। एक तो पहले हम आपको टाइप बता देते हैं, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग ये जानेंगे कि एक कंबस्शन का टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो कंबस्शन। ये कंबस्शन में जो है ना, ये हीट तो प्रोड्यूस होता है लेकिन लाइट साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये धीरे धीरे होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब स्लो कंबस्शन है। हीट प्रोड्यूस होगा लेकिन आग नहीं लगता है। कभी ऐसा देखें कि खाना खाए तो बॉडी में आग लग गया, नहीं। एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन फायर प्रोड्यूस नहीं होगा, और प्रोसेस स्लोली होता है। एग्जाम्पल जैसा कि आपको बताया मैंने, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब स्लो कंबस्शन है। एक दूसरा कंबस्शन है, इसको हम लोग रैपिड कंबस्शन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा कंबस्शन है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होता है और तेजी से होगा भी। तो रैपिड कंबस्शन जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब रैपिड कंबस्शन, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सब रैपिड कंबस्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ये क्या होता है, तो ऐसा कंबस्शन जो अपने आप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ठीक, अ टाइप ऑफ कंबस्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे बर्निंग ऑफ सोडियम, बर्निंग ऑफ पोटासियम, ये सब फॉरेस्ट फायर, ये सब स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। और एक होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, विस्फोट, मतलब एक ऐसा कंबस्शन जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो। मतलब अ टाइप ऑफ कंबस्शन ड्यूरिंग विच एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ लाइट एंड साउंड ऑल्सो इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जैसे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, वोल्केनिक एरप्शन, ये सब एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। ये सारे कंबस्शन ही है। तो पहले इसको निपटा लिए, फिर कंबस्शन का कुछ और टाइप को हम लोग समझेंगे। लेकिन ये जितने भी कंबस्शन हैं, इनके लिए एक बात जानिए कि कंबस्शन तभी होगा जब वो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब अगर वो कंडीशन ना रहे तो कंबस्शन नहीं हो पाएगा। और वो कंडीशन क्या क्या है, तो 3 कंडीशन एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है कंबस्शन के लिए। इन तीनों में से अगर कुछ भी ना रहे तो कंबस्शन नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी अगर कंबस्शन होना है तो कुछ तो ऐसा रहे जिसका कंबस्शन हो। जलाना है तो जलने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, हवा रहे। एयर बोले तो ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबस्शन होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्शन नहीं होगा। अब आप बोलोगे तो सूर्य कैसे जल रहा है, सन कैसे जल रहा है, वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है। तो हाँ, वो कंबस्शन भी नहीं है। सन का जलना इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पर हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन के एटम हीलियम बनते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो बर्निंग ऑफ सन जो है दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य का जलना कंबस्शन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इसी को हम लोग काइंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं काइंडलिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है, कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। जैसे पेट्रोल के जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग है, लकड़ी के जलने का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, पेपर जलने का इग्निशन टेम्परेचर अलग है। एक अच्छे फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर हमेशा लो रहना चाहिए क्योंकि आसानी से जल सके। तो लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब गुड फ्यूल। तो ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड है कंबस्शन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन। तो इससे पहले तो 4 टाइप पढ़े ही, लेकिन 2 टाइप और कंबस्शन का पढ़ेंगे जिसको ज़्यादा अच्छे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कंबस्शन के मेनली 2 पार्ट जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और 2 पार्ट कौन कौन सा 2 टाइप है, तो एक कंबस्शन का टाइप होता है हम लोग जिसको बोलते हैं
कंप्लीट कंबस्चन। और दूसरा एक टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन। इनकम्प्लीट कंबस्चन। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझते हैं, कंप्लीट कंबस्चन और इनकम्प्लीट कंबस्चन में। जैसा कि नाम ही है कंप्लीट, पूर्ण दहन, इसका एग्जाम्पल या बोलेंगे किसको, तो एक ऐसा कंबस्चन जिसमें कोई भी रेसिड्यू ना बचे, कोई अवशेष ना बचे, उस तरह के कंबस्चन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंबस्चन। और जिसमें कुछ अमाउंट में रेसिड्यू बच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इनकम्प्लीट कंबस्चन। तो डिफरेंस में हम लोग पहला डिफरेंस तो यही लिखेंगे कि अ टाइप ऑफ कंबस्चन आफ्टर विच नो अमाउंट ऑफ रेसिड्यू रिमेन्स लेफ्ट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबस्चन। इस तरह से इनकम्प्लीट कंबस्चन किसको बोलेंगे, तो अ टाइप ऑफ कंबस्चन आफ्टर विच सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू रिमेन्स लेफ्ट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्चन। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एलपीजी जब जलेगा तो कोई अवशेष नहीं बचता है, लेकिन जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो कुछ अमाउंट में राख बच जाता है, एसेस बचे हुए रह जाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट कंबस्चन है, जबकि एलपीजी का जलना कंप्लीट कंबस्चन है। दूसरा डिफरेंस, अब किसका कंप्लीट कंबस्चन होगा, तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये वर्ड आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है। जैसे एग्जांपल में एल्केन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका कंप्लीट कंबस्चन होगा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एग्जांपल में हो गया एल्कीन और एल्काइन, तो इसका इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा। तीसरा पहचान ये है कि जब कंप्लीट कंबस्चन होगा तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्चन जो है ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। फ्लेम मतलब एक जोन ऑफ कंबस्चन है जो तब प्रोड्यूस होगा जब कंप्लीट कंबस्चन होगा। आप देखेंगे एलपीजी में लौ को जलते हुए ब्लू कलर का, चाहे कैंडल जल रहा होता है तो लाइट जो ब्लू जोन प्रोड्यूस होता है, तो ये सब कंप्लीट कंबस्चन है। लकड़ी जलाएंगे तो पीला रोशनी निकलता है, यानी इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है। तो मेनली हम लोग 3-4 डिफरेंस को पढ़े कि कंप्लीट कंबस्चन में कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, इनकम्प्लीट कंबस्चन में देयर आर सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू विल रिमेन लेफ्ट, saturated hydrocarbons undergoes complete combustion, unsaturated hydrocarbons undergoes incomplete combustion, और complete combustion में क्या होगा कि it produces flame, incomplete combustion does not produce flame। तो ये सब कुछ डिफरेंस है आपका सैचुरेटेड कंबस्चन में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंबस्चन तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन जब कंबस्चन भी होगा तो उसमें कुछ तो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंबस्चन कब होता है, तो कंबस्चन होता है एयर के प्रेजेंस में, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ एयर में ही कंबस्चन होगा। हवा के प्रेजेंस में कंबस्चन, जैसे जल रहा है तो एयर के प्रेजेंस में जल रहा है, आग लगा हुआ है तो एयर के प्रेजेंस में लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि कंबस्चन के टाइप को समझने की कोशिश करें, तो कंबस्चन का या कंबस्चन रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, तो उसको थोड़ा सा देखिए। जैसे कंबस्चन शुरुआत करते हैं हम लोग कार्बन से ही, कार्बन का कंबस्चन किस तरह से होगा सो, तो देखिए जैसे सी बोले तो कार्बन, कंबस्चन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो C+O2 मिल करके बन जाता है CO2। मतलब जैसे कोयला जला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब कार्बन का कोई कंपाउंड का बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अब जैसे मीथेन है, अच्छा इसी मीथेन को हम लोग CNG भी बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस यही है। तो CNG भी अगर बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। इस तरह से मान लीजिए कि अगर हम लोग मीथेन की जगह ब्यूटेन ले लेते हैं C4H10, अच्छा इसके नाम से भी आप अवेयर हैं, ये LPG है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। तो LPG भी अगर बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट यही बनना है CO2 प्लस H2O प्लस हीट का फॉर्मेशन होगा। इवन कोई अल्कोहल ले लिए जैसे C2H5 प्लस O2, तो भी ये जलेगा तो प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो यहाँ आप गौर कर रहे हैं कि कोई भी कार्बन कंपाउंड का जब कंबस्चन होता है तो प्रोडक्ट फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस होगा। जबकि केवल अगर कार्बन जल रहा है तो चूंकि हाइड्रोजन है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगा। यही हमारा कंबस्चन रिएक्शन कि एक कार्बन कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन या कार्बन के दूसरे जो क्या
C2H5OH जैसे कार्बन के और भी कंपाउंड हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, उन सब का जब कंबस्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगा, और कार्बन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होगा। तो मेरे ख्याल से आपको कंबस्शन रिएक्शन तो क्लियर है। अब दूसरे टाइप के रिएक्शन पर आ जाते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पर। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन टर्म आपने पहले सुन रखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा अगर कर दे तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन है, कि ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है, जबकि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोगों ने दो चीज़ से समझा है। क्या क्या? तो इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन अपने को यहाँ पर पढ़ना है, और ये ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होने का भी एग्जाम्पल पढ़ना है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि जैसे एल्कोहल है, तो एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एल्कोहल का जो ड्रिंकेबल अल्कोहल, पीने योग्य अल्कोहल होता है, वो क्या है? तो C2H5OH, इथेनॉल बोलेंगे इसको, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, CH3COOH। अब अभी जो बात यहाँ हम लोग किए थे, ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होना, इसको चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि ये रिएक्टेंट साइड है, जबकि आपको ये भी पता है कि ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आप अगर चेक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर जो है 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 ही है, तो 2 हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 था जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड भी हो गया। यानी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन जब आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, रिडक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसके लिए 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज होता है, या तो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में KMnO4, जिसको हम लोग पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4, या तो अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में K2Cr2O7, जिसको हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। यानी या तो एसिडिक KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट रहेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नहीं तो बेसिक एल्कलाइन मीडियम में K2Cr2O7 यानी कि पोटासियम डाइक्रोमेट, ये रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जैसे शराब, बियर वगैरह जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है तो धीरे धीरे स्वाद उसका खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है, विनेगर में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले टाइप का रिएक्शन हमारा है, जैसे ऑक्सीडेशन पढ़ने के बाद एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन मतलब क्या हुआ? जुड़ना। तो एडिशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन इसमें कोई चीज जुड़ रहा हो। तो एडिशन करेंगे किसका? सो देखिए, तो जैसे एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन और एल्काइन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है ये, मतलब इथीन है। इथीन जो है ये कन्वर्ट हो गया इथेन में, CH3। अब आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियस है डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन इसमें ऐड करते होंगे, लेकिन हाइड्रोजन अपने आप ऐड नहीं होता। अच्छा, ऐड हुआ तो इसको एडिशन रिएक्शन तो बोलेंगे, जस्टिफाई हुआ। लेकिन हाइड्रोजन अपने आप ऐड नहीं होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंस
जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन जिनके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल होता है, कंट्रोल इन द सेंस कि बढ़ता भी है, जरूरत पड़े तो घटता भी है। तो जनरली डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक है उनके मेटल वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कैटलिस्ट के रूप में या तो निकेल का या पैलेडियम का, ये सब का हम लोग मोलिब्डेनम का, इनका इस्तेमाल करते हैं, ये एज ए कैटलिस्ट होते हैं। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये एडिशन रिएक्शन तो है ही लेकिन इसके लिए एक अलग नाम भी है। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो दिस रिएक्शन इज स्पेशली नोन एज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे हम लोग बोलें कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजिनेशन हुआ। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं का एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि उसको उसी में जुड़ सकता है, वैलेंसी उसी की खाली है। सैचुरेटेड का तो ऑलरेडी वैलेंसी फुलफिल रहता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ एग्जाम्पल, इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ईडेबल ऑयल, वेजिटेबल से ऑब्टेन होने वाले जो ऑयल हैं, उनका जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं ना तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेजिटेबल घी में। एग्जाम्पल जैसे एक खाने वाला तेल है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो डालडा में। डालडा एक वेजिटेबल वनस्पति घी है और ये वेजिटेबल ऑयल है। तो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो वो बन जाएगा वनस्पति घी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, तो हाइड्रोजिनेशन। और ये हाइड्रोजिनेशन एक तरह का एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो हम लोगों ने कंबस्टन कवर कर लिया, एडिशन कवर कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एडिशन के बाद सब्स्टिट्यूशन। तो एडिशन में क्या हुआ, ऐड हुआ क्योंकि जगह खाली था। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूटेड होगा, एक हटेगा उसकी जगह दूसरा आएगा, क्योंकि जगह तो है नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन, एक हटेगा उसकी जगह दूसरा आएगा, इसका मतलब ऑलरेडी इसकी सारे वैलेंसी फुलफिल है। ठीक, तो किसकी सारी वैलेंसी कंप्लीटली फुलफिल रहती है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एडिशन रिएक्शन होता है, तो उसी तरह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल पढ़ के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिएक्शन करते हैं मीथेन का, CH4 मीथेन है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरीन के साथ, रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जब भी होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड है, एक भी वैलेंसी खाली नहीं है। तो जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा यूवी रे, अच्छा सनलाइट से ही यूवी रे प्रोड्यूस होता है, तो यूवी रे के प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन को जो है ना ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो प्रोडक्ट ये बन सकता है क्या, CH3, और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हुआ उसकी जगह Cl लग जाएगा। अच्छा, जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ वो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन तो यहाँ बचा हुआ है, तो HCl गैस बन के रिलीज हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर ये एल्केन है, एल्केन है, तो इसमें क्लोरीन को ऐड किए तो ये क्या बन गया, या हेलोजन को ऐड किए तो हेलो एल्केन बन गया, है ना, हेलो एल्केन बन गया। अब ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होता है। अगर क्लोरीन सफिशिएंट अमाउंट में है और सनलाइट मिल ही रहा है, तो जिस तरह से एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ हेलोजन के द्वारा, उसी तरह से और भी तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो CH2Cl2, साथ में फिर से HCl। जैसे ये क्लोरो हेलो एल्केन है तो ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और भी फर्दर रिएक्शन इसको चला सकते हैं, CH2Cl2 प्लस Cl2 यूवी रे के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, तो अब बन जाएगा CH Cl3 प्लस HCl। और एक लास्ट हाइड्रोजन है, अगर सनलाइट मिल ही रहा है, क्लोरीन खत्म नहीं हो रहा है, ये फर्दर प्रोसेस चलेगा।
अब ये CCl4 बन जाएगा, HCl बन जाएगा, एंड thus all the hydrogen atom has been substituted by halogen atoms। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन हुआ, ये पहला स्टेप में ही रुक गया, बाकी अगर फर्दर प्रोसेस होगा तो ये पूरा रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं थोड़ा ये समझिए। इसमें हेलोजन ऐड हुआ है, तो जैसे पिछले रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ था तो इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते थे। तो आप सोचिए अगर हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन है तो हेलोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हेलोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, इसको हम लोग बोलेंगे हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो पहला स्टेप तो हेलोजिनेशन है क्योंकि ये हेलो एल्केन बना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, हेलो एल्केन मतलब क्लोरोमीथेन है, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये डाइक्लोरोमीथेन है। इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अपन इतने ऑर्डर में रिएक्शन को लिखे हैं। अब देखिए जैसे ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, अगर यहाँ आयोडो रहता तो ट्राई आयोडोमीथेन हो जाता। तो अगर एक स्टेप में रहा तो ये रिएक्शन हेलोजिनेशन के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन यहाँ तक आता है तब इस रिएक्शन के लिए एक अलग नाम है, और तब इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता। तो वन स्टेप रिएक्शन अगर रह जाएगा तो हेलोफॉर्म, लेकिन अगर चलते चला गया और हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट होते चला गया तो ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। अंडरस्टूड? तो सब्स्टिट्यूशन समझ गए हम लोग, उसके बाद एडिशन तो समझ ही चुके थे, ऑक्सीडेशन समझ चुके हैं, कंबस्शन समझ चुके हैं। अब बारी है अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की, लेकिन टाइप तो हमारा इतना ही था। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से रिलेटेड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शन सबको को पढ़ेंगे। जैसे इसमें दो चीज आ जाएगा, एक तो इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने को 10th क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने को पहले से पता है कि इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि ये एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है R के साथ OH। जबकि इथेनोइक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप R के साथ COOH लगाते हैं। इथेनॉल के लिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OH, या इसी को कंडेंस करके C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। जबकि इथेनोइक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा इसका, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। नाम इसका इथेनोइक एसिड तो है ही, ये स्ट्रक्चर है। कॉमनली नोन एज इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, ये इथाइल अल्कोहल ही भी इसका कॉमन नेम है, तो इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इथेनॉल के बारे में पढ़ना, ठीक। अब इथेनॉल क्या है सो देखिए, तो वो जो अल्कोहल होता है, कंजम्पशन जिसका करते हैं, अल्कोहल जो पिया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि होम्योपैथिक दवा में देखते हैं मिलाते हैं, परफ्यूम वगैरह में मिलाया जाता है, इवन की, और इसका क्या डाई में, कलर वगैरह सब में यूज़ किया जाता है, तो वही इथेनॉल है। ये फॉर्मूला तो हम लोग जान ही गए, C2H5OH। अब इस इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला तो इसका फिजिकल स्टेट ही देखते हैं कि किस रूप में पाया जाता है ये। तो जनरली ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर।
क्यों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -114 डिग्री सेल्सियस, लगभग -114 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको जमने के लिए। तो रूम टेम्परेचर तो 20-25 रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाएगा। दूसरा है इसका स्मेल। तो स्मेल तो डिस्टिंक्ट ठीक ठाक होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है बर्निंग टेस्ट है, मतलब जलेगा। चाहे मुंह में रखेंगे, अगर हम लोग ड्रिंक इसको मुंह पर रखेंगे तो जलेगा। आप देखे होंगे होम्योपैथिक दवा पिया जाता है तो ये क्या जी में जो है जलने लग जैसा लगता है, तो बर्निंग टेस्ट है ये। सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल होते हैं, दिन रात तो लोग देखते हैं पैक बना के पी रहे हैं। उसके बाद इसका साइकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो ये कॉज ड्रंकननेस, मतलब इसके पीने के बाद जो है ड्रंकन जैसा फील होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शराबी को देखते हैं झूमते हुए, तो ये ड्रंक आदमी है, देख ही रहे हैं, ड्रंकननेस फील होता है। ये क्यों होता है ड्रंकननेस फील? क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन ब्रेन तक सप्लाई हो रहा है, उसको वो कंबस्चन में यूज करने लगता है ये अल्कोहल। तो ऑक्सीजन ब्रेन तक सप्लाई कम हो जाता है, तो हमारा सोचने का क्षमता, रिस्पॉन्स करने का क्षमता, ये जो है हमारा नर्व जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसको स्लो कर देता है। इसलिए हमारा रिस्पॉन्ड टाइम लेट हो जाता है, इसलिए ड्रंकननेस हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल जो, चूंकि इसका टेम्परेचर -114 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट, तो अल्कोहल पहले समय में क्या होता था कि जैसे ऐसे जगह जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता था, तो वैसे जगह में जैसे गाड़ी के कार्बोरेटर में नॉर्मली पानी का यूज करते हैं, आप देखते होंगे जनरेटर में पानी दिया जाता है, कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, ठंडा रहता है वो। अब ऐसे जगह पर जहाँ पर कि कार्बोरेटर में पानी देना है, आप सोचो टेम्परेचर अलास्का में, साइबेरिया में -50 -60 चला जाता है, तो वहाँ तो पानी जम जाएगा, गाड़ी चलना बंद हो जाता था। तो उसमें अल्कोहल मिला देते थे उस पानी में। फ़ायदा क्या होगा? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लेकिन अल्कोहल का तो -114 डिग्री है, तो मिक्स कर दिए तो ऑब्वियस है फ्रीजिंग पॉइंट उस मिक्सचर वाटर का ऑल डाउन चला जाता था, तो पानी जमता नहीं था, गाड़ी चलते रहता था। मतलब सोचो आप, अलास्का में, साइबेरिया में जो गाड़ियाँ चलती थी उसको भी शराब पिलाया जाता था। ठीक, तो ये है हमारा इथेनॉल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी इथेनॉल की। अब इस इथेनॉल को बनाते कैसे हैं, अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो देखो शराबियों, थोड़ा ध्यान दो कैसे अल्कोहल बनता है। तो पहला जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। हाइड्रेशन कैसे? तो अभी हम लोग पढ़े हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का ऐड होना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का ऐड होना। जैसे एक वर्ड सुने होंगे आप, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन का उल्टा है। जैसे वाटर का रिमूव होना अगर डिहाइड्रेशन है, तो वाटर का ऐड होना क्या कहलाएगा? तो हाइड्रेशन। जैसे हम लोग हाइड्रेशन करके देखते हैं किस तरह से होगा, तो एक एल्कीन ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ये। इसका हाइड्रेशन करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन वाटर अपने आप तो ब्रेक करेगा नहीं, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग ले लेते हैं। कौन सा? तो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि वाटर को ये ब्रेक कर देता है आयन में, H+ और OH- आयन बन जाता है, और एज ए रिजल्ट यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक वैलेंसी खाली हुई, तो एक वैलेंसी में एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ OH जुड़ करके ये क्या बना देगा? तो CH3 CH2OH, इसी को C2H5OH भी बोलेंगे, इथेनॉल बन गया। यानी कि एल्कीन का हाइड्रेशन, वाटर ऐड किए तो एल्कीन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस अल्कोहल का यूज कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको कंजम्पशन में यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यही अगर बैन है, ये इसका प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर कुछ लोग जो है देखते हैं नकली शराब बनाते हैं, तो इसी मेथड से बनाते हैं, उसको पी करके लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इथीन के हाइड्रेशन से भी बनता है। इथीन मतलब एथिलीन गैस, उसके हाइड्रेशन से एक अल्कोहल बनता है। जो ज़्यादा यूज होता है प्रोसेस वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो एक ऐसा मेथड है जिसमें शुगर कंटेनिंग फूड या ग्लूकोज कंटेनिंग फूड वगैरह सब जो होता है, उसका जो शुगर, चाहे शुगर के जूस वगैरह सब, उसका फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट के प्रेजेंस में, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो फर्मेंटेशन करने से अल्कोहल बन जाता है। ये कोशिश करते हैं कि एयर लिमिटेड अमाउंट में रहे या बहुत कम रहे, और टेम्परेचर बहुत लो करके रखते हैं, तब जाकर के ये यीस्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें, और उसमें जो है अल्कोहल बन जाता है। अब एक वर्ड हम लोग पढ़े, एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या है, किसको बोलते हैं एंजाइम?
तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना रिएक्शन होने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं लिविंग बीइंग के अंदर। तो उन रिएक्शंस को होने के लिए भी हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, जिनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। अच्छा, इसको पहचानने का नियम क्या है कि हर तरह का एंजाइम हर तरह के बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए बना है। पहचानेंगे कैसे? तो उसके लास्ट में, एंजाइम के लास्ट में जो है ना ASE लगा हुआ रहेगा, जिस बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए बना है उसी नाम के साथ में। जैसे मेल्टोस एक बायोमोलिक्यूल है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम का जरूरत होता है वो एंजाइम है मेल्टेस, है ना। जैसे जैसे लैक्टोज, तो लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लैक्टेस, इस तरह से ASE लगा देते हैं उसके नाम के आगे में। तो ये एक एंजाइम है, ज़्यादा डिटेल में सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझ गए कि अल्कोहल दो तरीके से बनता है, एक एल्कीन के हाइड्रेशन से और दूसरा फर्मेंटेशन प्रोसेस से। इसी प्रोसेस से फलों से या चावल से अल्कोहल बनाया जाता है, फर्मेंटेशन करके ही। आगे बना तो लिए, अब उसका रिएक्शन कैसे होगा? तो अल्कोहल का रिएक्शन देखिए दो चीज़ के साथ कराते हैं, एक सोडियम मेटल के साथ अपने को पढ़ना है और एक जो है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ना है। तो सोडियम मेटल के साथ पहले देख लेते हैं। जैसे एक अल्कोहल है, मिथेनॉल का तो यूज नहीं करेंगे, C2H5OH, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, ये हाइड्रोजन जो H+ उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और बन जाएगा ये क्या, C2H5ONa, और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। देखिए ये सोडियम है और ये एल्कोक्साइड, तो ये इथॉक्साइड हो गया, सोडियम इथॉक्साइड साथ में हाइड्रोजन, इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसे एक अल्कोहल हम लोग ले लिए CH3CH2OH, इसका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, CH2CH2OH और इससे H। तो इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। तो वाटर का रिमूवल होगा कैसे? तो एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 ले लिए, तो ये वाटर इससे रिमूव हो जाएगा और वाटर रिमूव होकर के क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2O, मतलब इथीन का फॉर्मेशन साथ में वाटर। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जस्ट उल्टा है हाइड्रेशन ऑफ एल्केन के। जैसे एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वापस से एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्कोहल में इतना ही। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसका प्रॉपर्टी तो फिजिकल स्टेट उसका भी लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पर। स्मेल वगैरह तो पंजेंट स्मेल, बुरा स्मेल होता है इसका, साथ ही खट्टा होगा टेस्ट में क्योंकि एसिड है, विनेगर में पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं विनेगर वगैरह में ये एसिड पाया जाता है। अगला क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो अल्कोहल, ये जो इथेनोइक एसिड है वाटर सॉल्युबल है, पानी में आराम से घुल जाता है। दूसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो 290 केल्विन यानी लगभग कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाएगा और बॉयल होने लग जाएगा ये 273, 373, 117 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर अगर मिलेगा तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी, चूंकि एसिड है तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा था, तो सेम यही यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे रिएक्शन विथ मेटल, मेटल में फिर से हम लोग सोडियम ही ले लेते हैं, तो इसके साथ हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। जैसे CH3COOH, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन अपने को पता है, CH3COONA और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसीटेट, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। इस तरह से रिएक्शन विथ अल्कली है, अल्कली यानी बेस। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल में मान लीजिए NaOH ही ले लेते हैं। तो एसिड बेस का रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा है, CH3COOH साथ में NaOH क्या बन जाएगा? तो एसिड और बेस मिलने से सॉल्ट, वही CH3COONA
और साथ में H2O, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी देख लेते हैं, CH3COOH, साथ में कोई कार्बोनेट ले लेते हैं, चलिए सोडियम कार्बोनेट ही ले लिए, Na2CO3। तो अपने को पता है फिर से सॉल्ट बनेगा CH3COONA, साथ में CO2 प्लस H2O। अब याद करिए एसिटिक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो एक तो बन जाएगा आपका सोडियम एस्टेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक, अगला है रिएक्शन विथ अल्कोहल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन विथ अल्कोहल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, चल देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको। CH3COOH, इसका रिएक्शन अपने को कराना है अल्कोहल के साथ में, C2H5OH के साथ में। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन, तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इस रिएक्शन को एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। कौन सा एसिड, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, इसके मिक्सचर को गर्म करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो एसिड है, एसिड का काम क्या है, वाटर रिमूव करना। तो थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूल को अच्छे से समझिए, देखिए CH3COO और एसिड है तो H प्लस तो रिलीज करेगा ही, तो यहाँ पर एक H लिख लिए साथ में। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरह से अरेंज करते हैं, OH, साथ में यहाँ पर लिख लेते हैं CH2CH3, यही है मॉलिक्यूल, ऐसा ही तो बना हुआ है, Ac2H5 ही है। अब जब एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, इसके मिक्सचर को गर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से ये वाटर जो है ना, H और OH ये रिमूव हो जाएगा, और H और OH रिमूव हो गया तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखिए तो बन रहा है क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर C2H5, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में जो वाटर रिमूव हुआ वो वाटर भी। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, RC डबल बॉन्ड O R डैश, कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्या है, सो हाँ ये है ईस्टर, ये ईस्टर है, और ये ईस्टर का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्टरिफिकेशन। कैसे एस्टरिफिकेशन को डिफाइन करेंगे कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मतलब इथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज बीइंग हीटेड in the presence of concentrated sulfuric acid, then ester is being formed along with water, and this reaction is known as esterification। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं esterification। ये प्रोसेस है पूरा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उसको कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में यहाँ गर्म कर रहे हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा इसका स्मेल टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पंजेंट स्मेल है, ये भी पंजेंट जैसा ही है, बहुत प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो ईस्टर बनता है ना, ये बहुत ही अच्छा स्वीट स्मेल होता है इसका, स्वीट स्मेल मतलब बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होता है, फ्रूटी लाइक या फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूट लाइक स्मेल होता है। तो ये था हमारा एस्टरिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, एस्टरिफिकेशन मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके मिक्सचर को गर्म करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है along with water। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। ये एक तरह का ईस्टर है, ईस्टर प्रोडक्ट है, ये एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्टरिफिकेशन टॉपिक से जो भी हम लोग किए हैं, देखिए यहाँ पर CBSE 2010 में पूछा गया है ये, और भी कई बार आया है, मेरे पास पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद भी कई बार पूछा गया है ये। देखिए क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज एन एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ वाइन एंड बियर। वाइन और बियर का एसेंशियल कंटेंट है, मतलब ये अल्कोहल होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ए का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे बनता है ऑर्गेनिक एसिड बी विच इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में प्रेजेंट है मतलब एसिटिक एसिड है, और ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो नेम द कंपाउंड ए बी एंड राइट देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बताना है और क्या होगा जब ए और बी रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, और राइट द केमिकल इक्वेशन। तो आप यहाँ पर अब लोग आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो है हमारा C2H5OH यानी इथेनॉल। इथेनॉल है, स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना चुके हैं, चाहे तो फिर से बना लें कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ O और तब फिर हाइड्रोजन। और B जो है हमारा वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड CH3COOH, क्या नाम है इथेन ओइक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है CH3C⋯OOH, ये हम लोगों ने बना लिया है। और जो हमारा बना है प्रोडक्ट ए बी के मिलने से एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, और नया सब्सटेंस जो बन रहा है क्या बन रहा है, तो ईस्टर बनेगा। ईस्टर अभी जस्ट पढ़े ही है, ईस्टरिफिकेशन क्या RC⋯OOR', इसका फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है ही ये, अभी जस्ट समझाए हैं। एक दूसरा इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, देखिए ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ, यहाँ गौर कीजिए क्या लिखा है, पोटासियम डाइक्रोमेट वही K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एन एसिड कंपाउंड Y एंड द कंपाउंड X रिएक्ट विथ Y ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड टू गिव स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग मतलब प्लेजेंट स्मेल है सब्सटेंस Z। तो आइडेंटिफाई XYZ, आराम से बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पर X क्या है, तो देखिए फॉर्मूला क्या C2H6O यानी अल्कोहल है ये C2H5OH, टोटल C2H6O ही हुआ। Y क्या है हमारा, तो इथेनोइक एसिड है CH3C⋯OH है, और Z क्या होगा तो CH3C⋯OO और यहाँ हो जाएगा C2H5 ये वाला मॉलिक्यूल। तो ये ईस्टर है, तो यही XYZ है हमारा। तो ये भी ईस्टरिफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुल मिला के हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था। ठीक, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है हमारा। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हेन एन ऑर्गेनिक इज कंपाउंड X वार्म विथ एल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म विच हैज विनेगर लाइक स्मेल ऑन। अच्छा जब जस्ट अभी किए ही हैं, XYZ, X क्या हो जाएगा तो अल्कोहल, Y क्या हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, Z क्या हो जाएगा तो ईस्टर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टन X to Y, X से Y ऑक्सीडेशन कर देते हैं, अभी पढ़े हैं C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CH3C⋯OH बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग पढ़े हैं या तो KMnO4 होना चाहिए एसिडिक मीडियम में, और नहीं तो K2Cr2O7 होना चाहिए बेसिक मीडियम में मतलब एल्केलाइन मीडियम में। उसके बाद Z कैसे बनेगा तो स्टरीफिकेशन अभी जस्ट पढ़े हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड V हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, वाह C2H4O2 है। इट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेज ए गैस एंड सॉल्ट। अच्छा वेरी गुड, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी हम लोग पढ़े हैं। द गैस प्रोड्यूस टर्न लाइम वाटर को मिलके कौन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और C2H4O2 का मतलब ये मॉलिक्यूल होगा कुछ CH3C⋯OH। देखिए इसमें टोटल 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सेम यही है। तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड B? B का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर बना सकते हैं, IUPAC नेम क्या हो जाएगा तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन, और इसके लिए इक्वेशन वगैरह लिखना है। ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न। अभी पढ़े हम लोग इथाइन और ऑक्सीजन को बर्न करना है, यानी C इथाइन है ना, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ा कि CO2 + H2O + हीट, इसी का फॉर्मेशन होना है। बैलेंस वैलेंस कर लेंगे हम लोग, बैलेंस की है ही बैलेंस नहीं है बैलेंस। ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन अपना 2 ही हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 करके देखते हैं। ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी अपने को 4 करना है ऑक्सीजन को। तो अगर यहाँ हम लोग 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन 4 5 हो गया, इधर भी 2 कर देते तो कार्बन 2 4 हो गया,
इधर 4 कर देते हैं तो कार्बन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बढ़ के हो गया है अपना 4, तो इधर 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 8 तो 10, तो यहाँ 2 नहीं 5 कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब मीथेन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल याद होगा आपको। मीथेन इन CH4 प्लस Cl2 यूवी रे के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, तो CH3Cl प्लस HCl, और मन करे तो उसका फर्दर स्टेप भी आप लिख दीजिए। अगला इथेनॉल को गर्म करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो इथेनॉल को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। उसके बाद इथीन को कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए नया है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Cl, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों हाइड्रोजन हट जाए, दोनों जगह हाइड्रोजन का एक वैलेंसी खाली है ही, दोनों से क्लोरीन अटैच हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 के साथ में, अभी पढ़े कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और का तो रिएक्शन पढ़े ही, साथ में ऑक्सीडेशन, कंबस्चन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे तरह के रिएक्शन को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और शेयर करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख करके आप अपना नोट्स जरूर कंप्लीट कीजिए। और अब लगभग सारा ही क्वेश्चन जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है या कार्बन कंपाउंड है उससे आपसे सब बन जाएगा, लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग एक स्पेशल जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक अपना बचा हुआ है सोप एंड डिटर्जेंट, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट के एक लेक्चर में उसको खत्म कर लेंगे, 10 से 15 मिनट में। तो उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग एक MCQ का रिवीजन कर लेंगे जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, और ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलिए, जुड़े रहिए। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो को करेंगे, अगले चैप्टर को करेंगे, कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी उसका कंप्लीट किया जाए। तो इस तरह से एक एक करके सारा चैप्टर आपके एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये तो अभी फिर भी टॉपिक वाइज है, जब एक बार ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर 1 शॉट लेकर के आया करेंगे हम लोग, पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन, साथ में MCQ वगैरह सब। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।